मयंक को बचा लो भगवान, इसी मुहिम के साथ विस्तार न्यूज लगातार रीवा में डटा हुआ है और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत उसी खबर से करेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे सभी सहयोगी डटे हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट विस्तार न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो कि रीवा से आ रही है। कभी भी बोरवेल से मयंक बाहर आ सकता है। बोरवेल के पास हलचल बढ़ गई है। 60 फीट गहरे बोरवेल में मयंक फंसा है। 25 घंटे से ज्यादा समय से ये 6 साल का मासूम बच्चा फंसा हुआ है। विस्तार न्यूज पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। बोरवेल के पास एम्बुलेंस पहुंच गई है। बोरवेल के पास टीम अलर्ट हो गई है। कभी भी मयंक बाहर आ सकता है। बोरवेल के पास स्ट्रेचर भी लाया गया है। बोरवेल के पास स्ट्रेचर लाकर इसके साथ ही तमाम इंतजामात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कर दिए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार विस्तार न्यूज इसकी महा कवरेज आपको दिखा रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि मयंक सकुशल बाहर निकले और उसी तरह से खेले जिस तरह से वो गड्ढे में जाने से पहले अपने माता पिता के साथ था और तमाम चीजें कर रहा था। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एम्बुलेंस पहुंच गई है। इसके साथ ही तमाम जो इंतजामात हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है। पुलिस बल भी मौजूद है। प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। भारत सूरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारत, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर त्वरित की अपडेट बता दीजिए। कितना इंतजार और एक मां को लाल से मिलने का? देखिए, तुरंत का ताजा अपडेट अगर आपको बताएं तो बहुत सुखद समाचार नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, आपने बड़ी खबर बताई कि हलचल तेज हो गई है। वो थी नितेश, वो अब से 2 घंटे पुरानी बात थी, क्योंकि यहाँ पर जो है पल पल खबर बदल रही है, माहौल बदल रहा है। जो लोगों के चेहरे के हाव भाव है वो बदल रहे हैं। मिनट दर मिनट आपको अलग चीजें सुनने को मिल रही हैं। फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो हम आपके माध्यम से विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पर मणिका गांव में जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी ताजा अपडेट ये है कि और वक्त लग सकता है। नितेश, वक्त क्यों लग सकता है? तो वक्त इसलिए लग सकता है कि एनडीआरएफ की टीम का ये कहना है, हमने कोशिश की प्रशासन से भी बात करने की, लेकिन बहुत टेंस सा माहौल है यहाँ पे, क्योंकि उनका कहना है और विस्तार न्यूज लगातार डटा हुआ है। भारत, आप भी डटे रहिए। हम फिर मुखातिब कराएंगे दर्शकों को नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 6 साल का मासूम बोरवेल में फंसा हुआ है और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा उसे निकालने के लिए। आपके शहर, आपके रिपोर्टर में चलने का वक्त है रायपुर, जहां से बड़ी खबर आ रही है। गुढ़ियारी अग्निकांड पर सबसे बड़ी अपडेट आपको विस्तार न्यूज बता रहा है। गुढ़ियारी अग्निकांड पर अपडेट बताएंगे, लेकिन इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर आ गई है। टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। लक्ष्मी स्टील्स इंडिया सेल्स के ठिकानों पर रेड मारी गई है। भोपाल से खबर आ रही है, जहां जय भोले ट्रेडर्स के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। राजधानी भोपाल में छापेमार कार्रवाई की गई है। भोपाल से बड़ी खबर आ गई है इसी बीच, इसीलिए भोपाल चलना जरूरी हो गया है। रायपुर की बात अगली खबर में करेंगे। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि लक्ष्मी स्टील्स तमाम जगहों पर सेल्स विभाग ने छापा मारा है। जय भोले ट्रेडर्स जो नाम है उन्हें भी आप देख लीजिए। राजधानी भोपाल में सेल्स टैक्स का छापा मारा गया है। बैरागढ़ में सीमेंट कारोबारी के यहां रेड मारी गई है और लक्ष्मी स्टील्स इंडिया सेल्स के ठिकानों पर रेड मारी गई है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा राजधानी भोपाल से विवेक का रुख करेंगे। विवेक, ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, ये लंबे समय से टैक्स चोरी का मामला था और लगातार सेल्स की टीमें असेसमेंट कर रही थी कितना इन लोगों ने सेल्स का जो टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, वो जमा नहीं किया था। और ये वैल्यूएशन अभी जारी है। 3 बड़े कारोबारी है, सीमेंट के कारोबारी, जो सीधे सीमेंट फैक्ट्रियों से सीमेंट खरीदते थे और फुटकर पे बेचते थे। लेकिन ये जो प्राथमिक जानकारी निकल के आ रही है कि बैरागढ़ में जो दो कंपनियां हैं, 2 फर्म है, लक्ष्मी स्टील और इंडिया सेल्स, ये 2 बड़ी फर्म है। इनके यहाँ अभी भी असेसमेंट का काम चल रहा है। इसके अलावा एक रत्नागिरी भोपाल में ही जय भोले ट्रेडर्स है, यहाँ पर भी जो सेल्स टैक्स के अधिकारी हैं वो मौजूद है और ये असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मल्टी लोकेशन में एक साथ छापा मारा गया? कितनी टीमों ने छापा मारा, इस संदर्भ में भी विवेक जानकारी निकल कर आई है और कब तक ये कार्रवाई चल सकती है? अभी असेसमेंट चल रहा है और जो सेल्स टैक्स की टीमें हैं, करीब 8 लोगों की टीम है और ये तीनों अलग अलग स्थानों पे जाके जो सर्चिंग का काम है और असेसमेंट होना है। जो उनके पुराने
बुक रिकॉर्ड उनका अवलोकन कर रही है, जिससे ये पता चल सके कि कितना टैक्स चोरी का यहाँ पे प्रकरण हो सकता है। ठीक है, ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, फिर मुखातिब होंगे। छत्तीसगढ़ में भी जहां जहां छापे मारे गए थे, हमने आपको सबसे पहले बताया। विस्तार न्यूज जहां खबर होती है वहां पहुंचता है और आपको तमाम जानकारी देता है। रायपुर की खबर से बोला था आपको कि बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन भोपाल से बड़ी खबर आ गई, इसलिए भोपाल लेकर चले गए। फिर से आ जाइए, रायपुर से जो बड़ी खबर है उसी को देखिए। गुढ़ियारी अग्निकांड पर सबसे बड़ी अपडेट विस्तार न्यूज आपको बता रहा है, जहां अग्निकांड के जांच की समय सीमा बढ़ा दी गई है। 15 दिन जांच की समय सीमा बढ़ाई गई है। 12 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करना था, लेकिन हफ्ते भर में जांच नहीं कर पाई सीएसईबी। हफ्ता भर इन्हें कम पड़ गया और अब जांच की समयावधि बढ़ा दी गई है। 5 अप्रैल को दोपहर 1 बजे आग लगी थी। विस्तार न्यूज पहुंचा था, पल पल की अपडेट आपको बताई थी और जांच रिपोर्ट को लेकर भी हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लगातार बने हुए हैं। रोहित, लगातार जिम्मेदारों पर जो भी अपडेट निकल कर आ रही है, जिम्मेदारों को जिम्मेदार बताने के लिए कटिबद्ध भी हैं। रोहित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रोहित का रुख करेंगे और रोहित से जानेंगे, रोहित क्यों एक हफ्ते में जांच नहीं हो पाई और इनको समय मांगना पड़ गया? नितेश, देखिए, आप जांच की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक हफ्ते में सीएसईबी ने आकलन नहीं कर पाया कि उसका कितना नुकसान हुआ है। सिर्फ इस बात का आकलन हो पाया है जो प्रारंभिक तौर पर वहां पर दिखाई दे रहा था कि सिर्फ 90 ट्रांसफार्मर ही बचाए जा सके हैं, जबकि वहां पर 4 से 5 हजार ट्रांसफार्मर रखे गए थे। तो जिस पर सीएसईबी ने अभी जानकारी जारी की है कि सिर्फ 90 ट्रांसफार्मर बच पाए हैं, बाकी सारे ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम दस्तावेज जो वहां पर मौजूद थे, दस्तावेज भी जलकर खाक हो चुके हैं। लाखों रुपए के मीटर जलकर खाक हो चुके हैं। तो ये तमाम जानकारी सीएसईबी की तरफ से जारी की गई और वहीं सीएसईबी अब दोषियों को पकड़ने के लिए 15 दिन का और समय मांग रहा है कि हमें दोषियों तक 15 दिन लीपापोती के लिए समय तो नहीं मांगा जा रहा है, 15 दिन लीपापोती कर दी जाए। क्या प्राथमिक तौर पर भी जानकारी साझा करने का दायित्व तो नहीं बनता था सीएसईबी विभाग का कि आज जो जानकारी अभी तक कलेक्ट की गई है उसे सामने रखा जाए, या रखा है उन्होंने? बिल्कुल नीतीश, देखिए, जानकारी उन्होंने रखा है और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड वहां पर मौजूद थे वो जलकर खाक हो रहे हैं। तो इशारा लीपापोती के ऊपर ही हो रहा है और बड़े भ्रष्टाचार की भी जो बू है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर सीएसईबी की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जो तमाम दस्तावेज वहां पर रखे थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। हमारे रीडिंग रूम से उसको मिलान कराने के लिए हमारे पास वहां पर दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे में ट्रांसफार्मर के ऊपर भी सवाल उठेगा कि कहीं ट्रांसफार्मर गायब तो नहीं हो गए थे, कि कोई बड़ा इस पर सरगना जो है वो काम कर रहा था और कोई बड़ी घटना, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लग रहा था और एक जो सवाल उठ रहा था, तो उस सवाल को भी जो है वो इस सीएसईबी के प्रेस नोट ने जन्म दे दिया है कि आपके रिकॉर्ड जल गए हैं। तो सिर्फ क्या जो भंडारण क्षेत्र है वहीं पर रिकॉर्ड मौजूद रहता है कि इसके अलावा सीएसईबी की तरफ से जब विभिन्न जगहों से ट्रांसफार्मर जहां से खरीदी हुई होगी उनकी सूची तो होगी, वहां तो रिकॉर्ड होंगे, जहां से आया होगा वहां के मैसेज तो होंगे, तमाम चीजें हैं रोहित। और लगातार विस्तार न्यूज आप डटे हुए हैं इस खबर को, और जब तक जांच रिपोर्ट में वाजिब जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक विस्तार न्यूज दिखाएगा। रोहित, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। यहां राहुल गांधी बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए जनता से वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आए। वही कवासी लखमा जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित टिप्पणी की थी और कल एफआईआर उनके विरुद्ध दर्ज हुई थी। विस्तार न्यूज ने आपको दिखाया था क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने यहां, जरा वो सुन लीजिए, फिर आगे कवासी लखमा की बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। जो आदिवासी कहते हैं वो आपके धर्म, आपकी भाषाओं, आपके जीने का तरीका, आपके इतिहास का आदर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ जो आपको वनवासी कहते हैं वो आपको हिंदुस्तान के हकदार नहीं मानते। उनका कहना है
कि आप जंगल के निवासी हो। जहां जंगल है वहां आप हो। आपको जंगल में रहना चाहिए। आपको अधिकार नहीं मिलने चाहिए। आपको जमीन, जल, जंगल पर अधिकार नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते हैं। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। सुना आपने, ये राहुल गांधी को आपने सुना। जल जंगल जमीन की लड़ाई बता रहे हैं। उसके बाद कवासी लखमा भी आज जोश में नजर आए हैं। उन्होंने भी निशाना साधा है और अपने पक्ष में वोट की अपील की है। सुनिए। हमारा राहुल गांधी जी आके तुम लोग को बोला कर्जा माफ करने का, राहुल गांधी बोला नौकरी देने का। मोदी क्या बोल के गए? नहीं, मोदी गारंटी। कौन सा गारंटी? महंगा का गारंटी। तो इसलिए सब बस्तर के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने नौकरी का बात किया, कर्जा माफी का बात किया, दान का रेट 5,500 देंगे। उसके बाद तुम लोग को 1-1 लाख रुपया महिला मोड़ को देने का वायदा किया। मोदी काली है या रायपुर आता है, अगर बस्तर आता है झूठ बोल के चला जाता है। तल्ख दिखे कवासी लखमा। कल एफआईआर भी हुई है। राहुल गांधी को भी आपने सुना, कवासी लखमा को भी सुना। यही तो है विस्तार न्यूज की खासियत। जो भी सारे आयाम होते हैं उन्हें हम बताते हैं और फिर रिपोर्टर का रुख करते हैं। संजय जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी संजय। कवासी लखमा और एग्रेशन में नजर आए हैं। राहुल गांधी ने जल जंगल जमीन की लड़ाई बताई। आप पूरा दिन डटे रहे, अड़े रहे, क्या कुछ देखा वो भी बता दीजिए दर्शकों को विस्तार से। संजय। नीतीश, सबसे खास बात जो थी इस पूरी सभा के दौरान, राहुल गांधी बोले, सचिन पायलट बोले, दीपक बैज बोले, कवासी लखमा बोले, लेकिन उस एफआईआर के बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा जो कल कवासी लखमा के ऊपर हुई है। ठीक हुई है, गलत हुई है, जो कुछ भी है, लेकिन इस बारे में किसी तरह की कोई भी बात किसी भी नेता ने नहीं कही। दूसरी बात कि जब आज राहुल गांधी यहाँ सभा में आए थे तो वो अपने उसी भाषण को दोहराते नजर आए जो हमने विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो बस्तर आए थे तब सुना था। उन्होंने भाषण की शुरुआत इस बात से की कि जो कांग्रेस है वो आदिवासियों को आदिवासी मानती है लेकिन बीजेपी उन्हें वनवासी मानती है और इसके बीच अंतर क्या है वो ये समझाते दिखे। इसके अलावा उन्होंने कुछ जो पुराने मुद्दे हैं जो वो लगातार उठाते आए हैं उन मुद्दों को फिर से दोहराया, जिसमें उन्होंने अदानी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो देश की संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में है। तो वो इस तरह की बातें करते नजर आए। लेकिन जो सबसे खास बात थी, उन्होंने कहा कि हम एक झटके में देश से गरीबी मिटा देंगे अगर उनकी सरकार आती है। इसको लेके उन्होंने अपना प्लान भी बताया। अब देखिए वो कितना प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल है ये तो बाद में समझ आएगा, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर जोर देते आए कि देश में आर्थिक असमानता है और उनकी सरकार चाहती है या वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी जब वो सरकार में आएंगे तो वो इस असमानता को खत्म करें और देश का जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी क्या उस प्लान गरीबी समझाया, से क्या बाहर प्लान निकले। समझाया है कैसे संजय, निकले? जरा संक्षिप्त में बता दीजिए। फिर अगली खबर में राजनाथ सिंह की भी बात करनी है, वो भी बस्तर पहुंचे हैं। देखिए मैंने बताया ना कि देखिए 1 जून की योजना है जिसमें उन्होंने कहा कि हर परिवार की महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जो सबसे वरिष्ठ महिला है, तो मतलब महीने का क्या होता है 8,000 रुपए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने कहा कि 30 लाख वैकेंसीज हैं, जैसी उनकी सरकार आएगी उसे भर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक और पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें युवाओं को
जो इंटर्नशिप हम कहते हैं ना, उस तरह का इंटर्नशिप दिया जाएगा जिसमें उन्हें पैसे मिलेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो उनके भाषण में खास तौर पर उन्होंने यानी जिक्र कि किया। जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है, जो भी उन्होंने न्याय की गारंटियां जारी की है, उसी के बिना पर कहा है कि हम एक झटके में जो गरीबी है उसे दूर कर देंगे। संजय, आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी बस्तर से जुड़ी हुई है। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे। गीदम में जनसभा के दौरान मंच पर छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, मौजूद रहे। उन्होंने महेश कश्यप के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। फिर उसके बाद कांकेर पहुंच गए, वहां भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुन लीजिए, फिर संजय से बात करेंगे। पिछड़ों की, आदिवासियों की सर्वाधिक चिंता किसी ने की है, हमारे मोदी जी की सरकार ने की है। इसके पहले किसी ने इतनी चिंता नहीं की। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या देख रहे हैं? पीएम जनमन, आदिवासी जनमन योजना जो प्रारंभ की गई है, आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े उनकी चिंता करने के लिए यह योजना प्रारंभ की है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। संजय, दोनों जगह सैलाब उमड़ा था, दोनों ही जगह शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। क्या क्या मुद्दे अलग अलग दिखाई दिए? राजनाथ सिंह ने क्या प्रधानमंत्री से अलग बोला? क्या हमले बोले? कुछ खास हमला बोला? सिंह ने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पे कहा कि कांग्रेस बिग बॉस के घर जैसे हो गई है, जहां लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि 10 साल बाद कांग्रेस डायनासोर के जैसे लुप्त हो जाएगी और बच्चे पूछेंगे कि कांग्रेस क्या थी। तो ये कुछ कटाक्ष थे, कड़े कटाक्ष जो राजनाथ सिंह करते नजर आए। इसके अलावा राजनाथ सिंह अपनी पूरी सभा के दौरान वो इस बात का जिक्र करते आए कि वो किस तरह से बस्तर की जनता से जुड़े हुए हैं, बस्तर की जनता को भाजपा और उनकी पार्टी कितना महत्व देती है, उनकी सरकार कितना महत्व देती है। तो इस बात का लगातार वो जिक्र करते आए, लेकिन इस बीच वो लगातार कांग्रेस पर भी प्रहार करते रहे। तो ये जो है आज, क्योंकि 2 बड़ी सभाएं थी हमारे बस्तर में और लगभग दोनों सभा में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी थी। और क्योंकि चुनाव का बहुत कम दिन बचे हुए हैं, लगभग 19 तारीख को वोटिंग है, तो मुश्किल से 5-6 दिन बचे हैं चुनाव वोटिंग होने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी पूरी ताकत बस्तर में झोंक देना चाहती है। प्रचार कर गए हैं। भले ही पहले चरण में बस्तर में बस वोट होनी है, लेकिन कांकेर में भी राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। संजय, बता दीजिए कांकेर में भी क्या कुछ कहकर गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए कांकेर में भी गए हैं और ये बात जो यहाँ भी चर्चा का विषय थी कि क्यों आखिर जब मोदी 8 मार्च को पहले बस्तर आ चुके हैं, यहाँ पर उनकी जब सभा थी तो उसमें कांकेर और बस्तर दोनों ही क्लस्टर को शामिल किया गया था, दोनों ही जगह के लोग थे। राजनाथ सिंह आज बस्तर आए और वहाँ से फिर कांकेर गए। ऐसे में सवाल भी उठ रहा था कि क्यों आखिर कांग्रेस पीछे हो रही है, क्यों कांग्रेस के राहुल गांधी भी यहाँ आने के बाद कांकेर नहीं चले गए, दोनों लोकसभा को उन्होंने क्यों कवर नहीं किया, क्योंकि दूसरे चरण में ही कांकेर में भी वोटिंग होनी है। तो ऐसे में ये सवाल तो उठ ही रहा था कि क्या प्रचार के मामले में बिल्कुल संजय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। सवाल उठा है तो उसका जवाब भी जल्द आएगा। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बवाल है, इतनी सारी चुनाव की खबरें हैं कि बवाल मचा हुआ है और कोई खबर हम छोड़ दें ये तो हमसे हो नहीं सकता। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार पहुंचे। कन्हैया कुमार ने बिलासपुर के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कई सारी बातें की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सहयोगी डटे रहे, अड़े रहे। संजय हमारे सहयोगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े रहे, उन्होंने तमाम जानकारी यहां से इकट्ठा की है, उनसे जुड़ेंगे और आपको जानकारी उन्हीं के मुंह से सुनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कन्हैया कुमार ने क्या कहा है वो सुन लीजिए, फिर सीधा सहयोगी का रुख करेंगे। हमारे देश के लोग जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोली खाने से नहीं घबराए, तो हम इस देश के नागरिकों को भी अपने संविधान की रक्षा के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इससे सीखने की जरूरत है। जो ये पूछते हैं बार बार कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, वो बिलासपुर के लोगों को क्यों नहीं बताते हैं कि 35 साल उसमें आपका भी है। आपने उस 35 साल में क्या किया है?
आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा बिलासपुर से। आशीष, जनरल डायर और रावण को लेकर भी कुछ बात हुई है, हमने कहा आप ही बता दीजिए क्या कुछ हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर कन्हैया कुमार ने आगे क्या किया? नीतीश, जैसा कि कन्हैया कुमार की पहचान ही बोलने को लेकर है, जेएनयू में खड़े होकर उन्होंने जब मोदी के खिलाफ भाषण दिया था तब उन्हें कांग्रेस में जगह मिली। वे आज बिलासपुर पहुंचे थे और उन्होंने आते ही मोदी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने मोदी की और भाजपा की तुलना न सिर्फ जनरल डायर से की, बल्कि यह तक कह दिया कि जिस तरह रावण का अहंकार जो है सत्ता को लेकर टूट गया, तो इस चुनाव में मोदी का अहंकार भी तोड़ना जरूरी है। इसके अलावा भी वे मस्तूरी के भदौरा पहुंचे और भदौरा पहुंचकर उन्होंने पूरी जानकारी दी। मस्तूरी का भदौरा मैं बताना चाहूँगा वो जगह है नीतीश, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 58 एकड़ सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ था और काफी बड़े नेताओं के नाम उसमें सामने आए थे। हालांकि जब यह बात पूरे छत्तीसगढ़ में स्ट्रेटजी क्या है आशीष जी? बिल्कुल, भदौरा महत्वपूर्ण है। आशीष जी, स्ट्रेटजी क्या, कन्हैया कुमार को यहाँ मस्तूरी लाने के पीछे क्या स्ट्रेटजी समझ में आती है, क्या जानकारी से लेकर? असल में नीतीश, मस्तूरी का जो बेल्ट है शेड्यूल कास्ट को लेकर के ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कन्हैया कुमार चूंकि जातिगत समीकरणों को देखे तो खुद एक शेड्यूल कास्ट के हैं और खुद को किसान का बेटा बताते हैं। इसलिए ही कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है कि बड़ी संख्या में वोटर्स को साधे उस क्षेत्र के, और इसीलिए ही वो मस्तूरी के भदौरा पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जमीन के फर्जीवाड़े का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन वहां भी खड़े होकर उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया और भी बाकी जो चीज़ें हैं, मोदी को लेकर जुमलेबाज कहा, प्रधानमंत्री के लिए तल्ख टिप्पणियां की, और इसके बाद वे और देवेंद्र यादव और कुशलता को लेकर वो बोलते हैं, जो प्रोएक्टिवली वो SC ST वर्ग के मुद्दे उठाते हैं, उसके लिए बुलाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए संजय हमसे और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। माफ कीजिएगा आशीष, लेकिन एक करेक्शन कर दूं कि कन्हैया कुमार जनरल वर्ग से आते हैं, लेकिन SC ST वर्ग की प्रमुखता से खबर उठाते हैं, इसलिए उनको यहां से लाया गया। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में पोस्टर वॉर हुआ है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी करके निशाना साधा है। ये पोस्टर देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि मोहब्बत की गंदी दुकान, लखमा, चरणदास महंत दोनों ने जो विवादित बयान दिए थे, एक जगह सांप बनाया है, एक जगह उन्होंने छुरी बनाई है और इसी छुरी के सांप के जरिए निशाना साधा है। और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि ये कैसी मोहब्बत की दुकान है। एक्स पर पोस्ट जारी किया गया है और इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है छत्तीसगढ़ में। रोहित मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, ये पोस्टर वार है कि थमता नहीं? जब भी चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में पोस्टर वॉर अलग ही लेवल का चलता है। क्या क्या कुछ हुआ है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस क्या कुछ इसमें प्रतिक्रिया आई है? दोनों ने क्या लड़ाई की है आज? बिल्कुल नीतीश, देखिए पोस्टर वार को अहम हथियार बना लिया गया है और इससे पहले के लोकसभा चुनाव पे, अगर विधानसभा चुनाव पे देखेंगे तो पोस्टर वार ज़्यादा नहीं चलते थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो पोस्टर वार की हर दिन चर्चा होती है। भाजपा कांग्रेस लगातार इस पर लेकर पोस्टर जो है वो जारी करती है। इस बार क्योंकि राहुल गांधी का दौरा था, बस्तर पे वो आ रहे थे, तो जो दो बड़े घटना घटी हैं जिस पर प्रदेश भर की और देश भर की जो निगाहें टिकी थी, जो तो पहले तो चरणदास महंत की थी, जहां पर चरणदास महंत ने साफ तौर पे खुले मन से ये कहा था कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। वहीं पे कवासी लखमा के दूसरा बात जो है कही गई, कवासी लखमा ने ये कहा था कि कवासी जो है वो कवासी जीतेगा और मोदी जो है वो मरेगा। तो दोनों को ही लेकर जो है ये पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर को भी साफ तौर पर देख सकते हैं, तो एक तरफ राहुल गांधी बने हुए हैं जिसपे साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा हुआ है कि एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के दो बड़े पोस्टर से ही आ रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है लगातार पोस्टर का जवाब पोस्टर से ही आता है। तो मान लिया जाए आज शाम या कल तक पोस्टर जरूर आएगा। बिल्कुल, देखिए पोस्टर का जवाब बाकायदा पोस्टर से दिया जा रहा है और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वो तमाम हथियार को जो है वो उपयोग कर रही है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था तो उन्होंने सिर फोड़ने के लेकर एक पोस्टर जारी किया था और सिर फोड़ने की बात उसमें जो है वो कही गई थी। तो कांग्रेस भी पीछे नहीं दिखाई दे रही है और पोस्टर वॉर पे दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जमकर लड़ाई कर रही हैं। ठीक है रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते से मौसम ने परेशान कर रखा है, कुछ राहत भरी खबर आई है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों से। मध्य प्रदेश में 6 दिन से आधी बारिश होने का दौर चला। शनिवार को मौसम की मार से थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश में आधे हिस्से में तेज आंधी और हल्की बारिश का खतरा बना हुआ था, लेकिन ज्यादा कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि यहां पर आधी बारिश का कहर बरपा है। इसी तरह बात छत्तीसगढ़ की करें, छत्तीसगढ़ में भी मौसम में उलटफेर का दौर जारी था। जिलों में हल्की और मध्यम बारिश की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन यहां भी राहत की खबर आई है। बारिश और बादल के कारण अप्रैल का पहला पखवाड़ा बहुत ही कष्टदायी रहा। ठंड के कारण गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं फसलों को लेकर, फसलों के लिहाज से, किसानों के लिहाज से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तापमान अभी डाउन है, लेकिन मौसम अभी राहत भरी खबर दे रहा है। अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी सीधा जोड़ रहे हैं रायपुर से, उनसे अपडेट लेंगे। मध्य प्रदेश का अपडेट हमने बता दिया। अनमोल, आज मौसम का क्या हाल रहा, कितनी राहत रही, आगे मौसम विभाग क्या कहता है? जी देखिए नितेश, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से इस वक्त मौसम है, ऐसा लग रहा है कि हम और आप चाय और पकौड़े लेकर बैठ जाए, क्योंकि मौसम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक जो है अभी मौसम अच्छा बना हुआ है। आमतौर पर जो लोग चाहते हैं कि बादल छाए रहे और हमें घूमने का जो है एक अच्छा समय मिले, इस तरीके का मौसम बना हुआ है। जैसे आपने कहा कि पिछले दिनों बारिश छत्तीसगढ़ में देखने को मिले और इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अगले 1 से 2 दिनों तक मौसम कुछ इसी तरीके से बना रहेगा। जहां राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान जो है 33 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं बिलासपुर और सरगुजा जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 7-8 डिग्री कम है। देखिए नितेश, अप्रैल के पहले सप्ताह जो है अमूमन जो है ये गर्मी का मौसम होता है, लेकिन इस बार जो है छत्तीसगढ़ में कुछ अलग मौसम ने उलटफेर दिखाया है और सामान्य तौर पर मौसम जो है बहुत अच्छा रहा है। बारिश जो है रुक रुक के हो रही है, कई इलाकों में, सरगुजा और बिलासपुर के इलाकों में। राजधानी रायपुर विज्ञानी कहते हैं अनमोल, देखिए मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि अगले से 1-2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, बादल छाए रहेंगे, रुक रुक के कई इलाकों में जो है बारिश होते रहेंगी, गरज चमक होते रहेगा। लेकिन 2 दिनों के बाद जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और फिर से लोगों को जो है गर्मी झेलना पड़ेगा। ठीक है अनमोल, आपने कहा था कि चाय पकोड़े खाने का मन कर रहा है, बिल्कुल आप बनवाइए, लेकिन जब हम भी आ जाएं तब बनवाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उसकी बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर आपके ये रही। 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नर्मदापुरम जिले का दौरा करने प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:45 पर पिपरिया में पीएम की जनसभा होगी और बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के लिए पीएम प्रचार करेंगे। श्याम सिंह तोमर हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं स्टेट ब्यूरो। श्याम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और दौरा, क्या कुछ जानकारी है, इसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री का फोकस लगातार मध्य प्रदेश बना हुआ है। साथ ही उनका फोकस वो प्रत्याशी हैं जिनको नया चेहरा कहा जाता है। दर्शन सिंह का आपने नाम लिया, ये भी जो है हालांकि किसान नेता हैं और उनकी बड़ी जमीनी पकड़ है, लेकिन हमको ये बताना होगा कि जो है पहली बार के प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं इससे जो किसानों का जो पूरा मूवमेंट है उसको भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। बीजेपी के फेवर में किसान आएंगे। श्याम जी, एक चीज देखने को मिल रही है कि जहां भी नए प्रत्याशी हैं या ऐसे चेहरे हैं जिन्हें लंबे समय से राजनीति में तो हैं लेकिन लोकसभा में पहली बार उतारा जा रहा है, उनके प्रोटेक्शन के लिए खुद प्रधानमंत्री कवच बन रहे हैं, ढाल बन रहे हैं। और वहीं दूसरी जगहों पर जहां मजबूत कंडीशन है वहां अन्य नेता, बड़े स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। श्याम जी, क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे? देखिए, स्ट्रेटजी सीधी सी है। जिस मोदी के चेहरे पर, मोदी की योजनाओं पर, केंद्र सरकार की योजनाओं पर, राज्य सरकार की योजनाओं पर बात करना चाहती है भाजपा ये चाहती है कि स्ट्रेटेजिकली उस अंतिम व्यक्ति को भी जोड़ा जाए और योजनाओं का लाभ उसको मिला कि नहीं मिला ये भी फोकस किया जाए। इसके लिए ये भी किया गया कि जिनके आवेदन योजनाओं को लेकर आधे हैं, नहीं भरे गए, उन तक भी कार्यकर्ताओं को पहुंचाया जा रहा है। तो स्थिति साफ है, अंतिम व्यक्ति को भी जो है भाजपा जोड़ना चाहती है, जो कि कहीं ना कहीं
उस प्रत्याशी के फेवर में वोट करेगा। यानी 100% वोटिंग और 29 के 29 कमल खिलें, भाजपा की सीधी सी रणनीति है। और एक चीज और श्याम जी, अगर गौर किया जाए, जो लोकसभा में, जिन्हें विधानसभा में लोकसभा से लाकर बिठा दिया गया था, मंत्री बना दिया गया, उन सीटों पर भी प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं। भले ही वहां से बड़े चेहरे थे, उन्हें विधायक बनाकर मंत्री बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, भाजपा की यही रणनीति जो है उसे हमेशा आगे रखती है नितेश, क्योंकि लगातार जो है भाजपा ये इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आती कि हम तो तैयार हैं, मोदी का चेहरा है। इसके बावजूद उसकी जो प्रैक्टिस है वो जारी रहनी चाहिए। और वो जो बात आती है कि विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए उतना संघर्ष, उतनी रणनीति, उतनी कारगर रणनीति जो है उस पर फोकस हमेशा बीजेपी बनाए रखती है। बीजेपी इस मोड में होती है कि लगातार देश में चुनाव होंगे और उन चुनाव को जीतना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है श्याम जी, एक और बड़ी खबर, आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां कमलनाथ के गढ़ पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं, जिन्होंने छिंदवाड़ा को जीतना है, ये ठान रखा है। 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। छिंदवाड़ा में पहुंचकर रोड शो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक से यह रोड शो शुरू होगा। विवेक बंटी साहू के पक्ष में प्रचार करेंगे अमित शाह। पहले चरण में 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा लोकसभा पर मतदान होना है। 17 अप्रैल को चुनावी शोर यहां थम जाना है और कमल खिलाने के लिए लगातार दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के यहां डटे हुए हैं और नड्डा भी चुनावी हुंकार भर चुके हैं और अब आ रहे हैं अमित शाह। श्याम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, खबर को लेकर, राजनीतिक खबरों को लेकर इनकी गहरी पकड़ है, लंबी पकड़ है। श्याम जी, मैं अगर विस्मृत नहीं हो रहा हूं तो गृह मंत्री छिंदवाड़ा को लेकर एक बार कह भी चुके हैं कि छिंदवाड़ा जीतना हमारा लक्ष्य है, और अब ऐसा लग रहा है कि लाइन क्लियर हो गई है। गृह मंत्री जी का रोड शो निर्धारित कर दिया गया है। लगातार बैक टू बैक 4 महीने से खबरें आ रही हैं गढ़ ढहाने की। देखिए नितेश, अगर मोदी चेहरा है तो दिमाग जो है वो शाह है, ये हमको मानना होगा। तो ये शाह की जो है दिमाग है, शाह को चाणक्य माना जाता है, कुशल रणनीतिकार हैं। तो छिंदवाड़ा की सीट जो है वो कैसे निकलेगी और किनको वहाँ जो है किला लड़ाने के लिए भेजना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लगभग शाह ने ये तय किया हुआ है। अब क्योंकि वो खुद इस सीट पर आ रहे हैं, इस क्षेत्र में जो है वो दौरा, रैली, सभा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्वर देने की कोशिश है कि नाथ परिवार का कब्जा जो बरसों से है, अब नाथ नहीं भाजपा जो है कमल खिलाना है, ये वो स्वर लेकर निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर देखा जाए लगातार जो डैमेज हो रहा है, ये रैली भी देखने लायक होगी श्याम जी, क्योंकि वो चेहरे अब दिखाई देंगे जो कल तक कमलनाथ के साथ दिखाई दे रहे थे, वो अब चेहरे अमित शाह की रैली में दिखाई देंगे और जुट रहे होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछा रहे थे उनके कार्यकर्ता, अब ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनकर दरी, बैरिकेडिंग सब कुछ कर रहे होंगे। नजारा बिल्कुल अलग, अनूठा, अलग होगा। और अमित शाह होंगे जो संकल्प ले लिए हैं कि छिंदवाड़ा तो जीतना है। नितेश, बिल्कुल ठीक कहा, नज़ारा बिल्कुल अलग सा रहने वाला है। जो कभी दाएं और बाएं हाथ हुआ करते थे कमलनाथ के, अब शाह की रैली में दिखाई देंगे, कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई देंगे। तो यही तो भाजपा चाहती है। भाजपा चाहती है कि जो कमलनाथ के कल तक साथ थे वो आज हमारे साथ में है, आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में है, और इसीलिए इस सीट को जीतना हमारे लिए बिल्कुल तय है। आप जो है वोट करिए और जो है 29वां कमल खिलाइए, यही भाव रखना चाहती है भाजपा। कमाल है, राजनीति भी न कोई स्थिर मित्र है न कोई स्थिर दुश्मन। और श्याम जी का ये महत्वपूर्ण विश्लेषण मिल जाए तो 4 चांद ही लग जाते हैं। अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। लग रहा है आपको देखकर कि मौसम की खबर की भी अपडेट ले लूं श्याम जी, क्योंकि भोपाल में मौसम भी अनूठा है। बता दीजिए, राजनीतिक मौसम तो आपने बता दिया, मौसम भी बताए जाइए। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसम का जो है बिल्कुल नज़ारा बदला बदला सा। शाम होते ही बादल घिरते हैं, बारिश होती है, और रात होते होते अचानक जो है टेम्परेचर गिर जाता है। तो नितेश, आपने कहा राजनीतिक परिदृश्य, वहाँ का नज़ारा भी बदला हुआ है, और सूबे की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ का भी नज़ारा बदला हुआ है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि लगातार बादल घिरे हुए हैं और किसी भी पल बारिश हो सकती है। नितेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति के मौसम के साथ जो मौसम है उसकी भी जानकारी विस्तार न्यूज आपको दे देता है। हर जानकारी, कोई जानकारी छूटने न पाए, क्योंकि विस्तार न्यूज की पहली प्राथमिकता है उसके दर्शक।
श्याम जी ने तमाम जानकारी दी, उनका हमने शुक्रिया कर दिया। लेकिन 14 तारीख 16 तारीख प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, सारी अपडेट आपको कहां मिलेंगी? कहां मिलेंगी भाई? यही मिलेंगी, विस्तार न्यूज में मिलेंगी। इसलिए जब भी आइएगा टीवी लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, छिंदवाड़ा की बात करेंगे, लेकिन कमलनाथ की बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे और छिंदवाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान सांसद नकुल नाथ के पक्ष में लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ जुन्नार देव विधानसभा के ग्राम नवेगांव पहुंचे हैं, जहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि किसानों के साथ न्याय हो। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने, जरा वो सुन लीजिए। मैं चाहता था किसानों के साथ न्याय होए, उनको सही मूल्य मिले। आज गेहूं का भाव भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या मिलता है कहीं देख लेते। इनकी झूठ, हर बात झूठ। गारंटी देंगे, गारंटी है, गारंटी है। गारंटी तो केवल इनकी महंगाई की है, महंगाई की गारंटी देते हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई माताओं बहनों, आप जानते हैं। तो कुछ भी देंगे, महंगाई बढ़ाएंगे। पेट्रोल डीजल का भाव क्या है, ये सब सच्चाई आप सबके सामने है। कमलनाथ लगातार लगे हुए हैं और अंचल शुक्ला भी हमारे सहयोगी लगे हुए हैं तमाम खबरें आप तक पहुंचाने में। अंचल जुड़ गए हैं। अंचल, कमलनाथ ट्रैप से हो गए हैं, छिंदवाड़ा में ही फंस के रह गए हैं, ऐसा लग रहा है। लगातार पूरे प्रदेश में घटनाक्रम हो रहे हैं, लेकिन कमलनाथ वहीं पर प्रचार में जुटे हुए हैं। 2018 में नीतीश मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और जब कमलनाथ ने किसानों के लिए मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें लेके आए थे और किसानों की कर्ज माफी और मुआवजा देने की बात को लेकर के जब लगातार ज्योतिरादित्य और कांग्रेस के नेता मंत्री उनसे कहते थे कि हमने जो वादा किया है वो 10 दिन में पूरा करेंगे, राहुल गांधी भी मंच से कह के गए थे। तो जब उनसे कहा गया कि अगर किसानों के वादे जो किए थे कांग्रेस ने और कमलनाथ सरकार ने पूरे नहीं होते, तो ज्योतिरादित्य ने कहा था कि हम सड़क पर उतर जाएंगे। तो उनने कहा था उतर जाओ, और उतर गए वो सड़क पे, और साथ में सरकार भी उतर गई इनकी, कमलनाथ की। और एक बार फिर से अब जब मौका है लोकसभा चुनाव का और साख दांव पे लगी है उनके बेटे नकुल नाथ की, जो कि एक बार सांसद रह चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में जब 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, तो नाक बचाने के नाम पर छिंदवाड़ा कांग्रेस के हिस्से आई थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ताल ठोकी है, 29 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता और बड़े ही प्लानर जो कहलाते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो छिंदवाड़ा में सीमित रह गए हैं। 19 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की साख दांव पे लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा किया है और विधानसभा चुनावों के पहले से ही छिंदवाड़ा को फोकस किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी। इस बार अगर कमलनाथ जी का देखा जाए, कैंपेनिंग देखी जाए तो एग्रेसिव है, अलग है, मेहनत है उसमें। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, नहीं निकलना पड़ता था। अमरवाड़ा की फूट हुई, तमाम फूटें हुई, क्या इसीलिए इतनी मेहनत जरूरी हो गई है, लाजमी हो गई है? नीतीश, जब एक टीम वर्क में आदमी काम करता है तो काम बट जाते हैं, लेकिन अब तो टीम ही नहीं रही, पूरी टीम खिसक के भारतीय जनता पार्टी के साथ होली है। तो अब अकेले आदमी क्या करेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी हवाई जहाज वाले नेता कहलाते हैं कमलनाथ। लेकिन ये बात जरूर है कि केंद्र में रहते हुए उन्होंने प्रदेश सहित देश में कई अच्छी योजनाएं भी लाई हैं, उसकी भी तारीफ हमें करनी चाहिए, जो अच्छे काम उनके द्वारा हुए हैं। लेकिन राजनीति में शह और मात का खेल जिस तरीके से चल रहा है और छिंदवाड़ा को हॉट सीट बना दिया है मध्य प्रदेश के भीतर, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ये कहीं ना कहीं साख की सीट बनकर रह गई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ दोनों ही बराबर मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, किसके पक्ष में होगा, ये तो फिर आने वाले समय में पता चलेगा। नीतीश, रिजल्ट जो भी होगा वो विस्तार न्यूज जरूर बताएगा। अंचल, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर के लिए शुक्रिया कर देता हूं। अगली खबर में जुड़ता हूं। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे हैं। कहां? मस्जिद में। सुनकर चौंकिएगा नहीं, बल्कि ध्यान से देखिएगा। देखिए, भोपाल के अलीगंज हैदरी मस्जिद में ये नजारा दिखाई दिया है, जहां हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे हैं। यही नहीं, प्रदेश के बोहरा समाज ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारा लगाते हुए पोस्टर भी लहराया। देखिए विस्तार न्यूज की स्क्रीन पर, मस्जिद के आमिर जनाब जौहर अली ने पीएम मोदी को दिल खोलकर तारीफ की है और कहा है कि अल्लाह उन्हें कामयाबी दे, फिर से प्रधानमंत्री बने, यही कामना है। देख लिया आपने खबर, सुन लीजिए। हम
जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो। ठीक है, अंचल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आपने सुना कि किस तरह से अंचल जी ये नजारा बदला बदला सा नजर आ रहा है, कहां ये हुआ है ये तो बता दिया, इसके क्या मायने हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, जरा ये बता दीजिए आप, क्योंकि आप जैसा विश्लेषक हमारे साथ है। नितेश, हमने सुना भी और हमने देखा भी, और हम आज वहां पर मौजूद भी थे, हम गए भी हुए थे, लेकिन इत्तेफाक से उस समय पर उसके जो मौलवी थे वो वहां पर नहीं थे, जौहर अली साहब, जनाब जौहर अली साहब, नहीं तो उनसे बात होती और विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को हम बता पाते कि ये नए भारत की शुरुआत है, नए युग की शुरुआत है। मोदी की गारंटी पर सभी वर्ग, जाति और संप्रदाय की मुहर लग रही है। और जो सबसे कट्टर माना जाता था, आज जिस तरीके से 400 पार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, उससे यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है वो लगभग उसके आसपास पहुंच सकता है। और एक के बाद एक, जैसे कि कड़ी जुड़ती जा रही है, उसी तरीके से एक के बाद एक जाति, संप्रदाय, वर्ग आप देख रहे हैं। मोदी 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 जहां भी जा रहे हैं मोदी। कल भी मध्य प्रदेश के पिपरिया में कितना अंचल, कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव इस कम्युनिटी का, क्योंकि रिचेस्ट कम्युनिटी मानी जाती है अगर मुस्लिम वर्ग में कहा जाए, पूरे देश में भी इंपैक्ट पड़ सकता है अंचल? निश्चित रूप से देखिए, ये जिस संप्रदाय की, हम बौहरी संप्रदाय की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही पढ़ी लिखी मानी जाती है। यहाँ अच्छे गजटेड ऑफिसर यहाँ पैदा होते हैं, बड़े व्यापारी भी होते हैं, गुजरात और सूरत से आए हुए भी लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे जो हुजूर आला हैं, अल्लाह उन्हें मतलब 400 पार का जो उनका लक्ष्य है वो पूरा हो और उस पर करे, और सदैव ही वो उनके साथ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर खास तौर से बात की जाए तो इनके समर्थन में ये समाज रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अपने काम के दम पर आपसे वोट मांग रहे हैं, और इनको वोट देने वाले लोग और जो इनके 400 का नारा बुलंद करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हैदर मस्जिद के पीछे जमात घर में कल ये कार्यक्रम हुआ था, यहां पर इस तरीके के नारे लग रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लहराए जा रहे थे। बिल्कुल बदला बदला सा नजारा है, इसका प्रभाव पड़ने वाला है, और 400 पार के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अंचल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में कुछ हुआ है, चुनाव प्रचार हुआ है, उस दौरान तंज हुआ है, उसी की बात कर लेते हैं। रायसेन की बात कर रहे हैं। यहां जीतू पटवारी ने दर्द भरी संवेदनशीलता दिखाई है। दर्द भी है, संवेदनशीलता, और दर्द भरा क्या है, तंज भी है। हुआ क्या है कि प्रताप भानु शर्मा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विदिशा से, इनका नामांकन दाखिल कराने के लिए रायसेन गए थे जीतू पटवारी। उसी दौरान कांग्रेस ने जनसभा आयोजित की, और जहां मंच को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने बीजेपी में शामिल होने वाले अपने नेताओं पर दर्द भरे अंदाज में तंज कसा। इसके साथ ही वरिष्ठता का सम्मान करते हुए भी दिखाई दिए। सांसद विवेक तनखा जब संबोधन के लिए जा रहे थे तब कुछ हुआ है, इसमें भी तस्वीरें आई हैं, वो देख लीजिए। और जीतू पटवारी ने किस तरह दर्द भरा तंज कसा, वो सुन लीजिए। फिर एक मंत्री, पूर्व मंत्री बीजेपी के, उन्होंने कहा कि ये पके हुए बेल जैसे टपक रहे हैं। अरे यार, फिर एक बीजेपी के नेता खाना खाओ जाके यार वहीं पे आराम से बहुत गंदी टिप्पणी की, वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एक कैलाश विजयवर्गीय जी है, उन्होंने कहा बिना मन से इनको हमें लेना पड़ रहा है, करे क्या, मजबूरी है। जो क्या थे और क्या से क्या हो गए, हम उनको आगे बिठाते थे, बैठते थे, हम उनके पीछे बैठते थे, अब वो पीछे बैठते हैं। ये नहीं है, मुझे खुशी नहीं हो रही ये बोलते हुए, दुख हो रहा, दर्द हो रहा। अपने ही थे, हमने साथ में काम किया। अगर वो अपमानित होते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य जो हमारे साथ पूरी जिंदगी जिसने बिता दी, वहां अपमानित होता है, तो यहाँ खुशी कैसे हो सकती? इसे कहते हैं दर्द भरा तंज, और जो कि कसा है जीतू पटवारी ने। कुछ ये भी हुआ है, नजारा जरा इसे देख लीजिए। सभी नेता अपने क्रम के मुताबिक भाषण दे रहे थे, तभी पीसीसी चीफ अरुण यादव के भाषण के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा संबोधन के लिए बुला लिए गए। इस पर जीतू पटवारी खड़े उन्होंने कहा कि विवेक तनखा के कान में कहा कि आप सीनियर हैं, इसलिए मेरे बाद भाषण देंगे, और फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पर शामिल होने पर तंज कसा, जो आपने सुन लिया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। राजनीति बता दी, मौसम
बता दिया, सियासत बता दी, देश की बात कर दी, मध्य प्रदेश चले गए, संवेदनशीलता वाली खबरें दिखा दी, जो वार पलटवार हुआ सब कुछ दिखा दिया। तो जाते जाते खेल क्यों रह जाए? खेल जिसकी हम रोज बात करते हैं, आईपीएल की 27वें मैच में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कड़ा मुकाबला है। थोड़ी ही देर में यह मैच शुरू होने वाला है। आज का मुकाबला पंजाब के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें पूरे तरीके से तैयार हो चुकी हैं। राजस्थान और पंजाब दोनों टीमें अपना छठा मुकाबला खेलने जा रही है। पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स की लड़ाई कैसे रही है ये देख लीजिए। सूर्यांश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सूर्यांश, मैच को लेकर बता दीजिए, सारी अपडेट दे दीजिए, एक बार में सब कुछ दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल नितेश, बताऊंगा मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं कि जो आईपीएल का मैच अभी लगातार हो रहा है उसमें एक चीज साफ आ रही कि बिहार की राजनीति से भी ज्यादा उलटफेर आजकल आईपीएल के मैचेस में हो रहे हैं। कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं जा रहा है, कोई जीत जा रहा है। जिस टीम को हम कमजोर समझ रहे हैं वो जीत जा रही है, जैसे कल दिल्ली ने किया। और वैसे ही आज की बात करें तो आज का मैच जो है बहुत ही रोमांचक है। गेंदबाजों को मदद मिलेगी, नई गेंद जब तक रहेगी गेंदबाजों को मदद मिलेगी, पिच में अतिरिक्त उछाल मिलेगा, अतिरिक्त गति मिलेगी। इसके लिए जो भी टीम टॉस जीतेगी आज वो कहीं ना कहीं पहले गेंदबाजी लेगी। दूसरी चीज, आज की जो निगाहें रहेंगी वो गब्बर पे रहेंगी, सैम करन पे रहेंगी, अर्शदीप पे रहेंगी पंजाब की तरफ से, क्योंकि पंजाब के लिए मुकाबला बहुत ही जरूरी है और उनके पास टॉप 5 में आने का मौका है। राजस्थान की बात करें तो इस साल का उभरता सितारा है रियान पराग। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि रियान पराग इस तरीके से खेलेंगे और ऑरेंज कैप की रेस में वो लगातार बने हुए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर राजस्थान रॉयल्स है, तो पलड़ा तो भारी है, लेकिन सारे प्रेडिक्शन हमने पहले कहा कि गलत हो जा रहे हैं, ऐसा ये मुकाबला चल रहा है। तो आज का मुकाबला रोमांचक होने वाला है और कहीं ना कहीं पंजाब के लिए के दृष्टि से बहुत जरूरी है। पंजाब को जीतना बहुत अहम है अगर टॉप 5 में आना है, प्ले ऑफ में बने रहना है। तो नितेश, बिल्कुल बिल्कुल नितेश बोलकर आपने इशारा कर दिया, बोला था एक बात बताऊंगा, इसीलिए एक बात की कमिटमेंट पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यांश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सब कुछ आपको बता दिया और बताते रहेंगे, जो भी अपडेट होंगी सब कुछ यहीं मिलेंगी, इसीलिए आप बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और भिंड के लहार की बात करते हैं। भिंड के लहार क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थस्थल रावतपुरा धाम सरकार में चल रहे 9 संवत्सर महोत्सव में आज द्वादश श्री रामार्चा महायज्ञ ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया गया। श्री रावतपुरा सरकार देवस्थानम की पावन देवभूमि पर सनातनी परंपरा के सबसे बड़े अनुष्ठान और वैदिक परंपरा के 16 संस्कारों में से एक संस्कार के रूप में सदियों से चली आ रही है, जहां एक साथ 12 रामार्चा रावतपुरा धाम के महंत रविशंकर महाराज ने के सानिध्य में विधि विधान से पूजन कर रहे हैं। 9 अप्रैल को शुरू हुआ यह कार्यक्रम 17 अप्रैल तक चलेगा। ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया गया। श्री रावतपुरा सरकार देवस्थानम की पावन देवभूमि पर सनातनी परंपरा के सबसे बड़े अनुष्ठान और वैदिक परंपरा के 16 संस्कारों में से एक संस्कार के रूप में सदियों से चली आ रही है ये परंपरा, जहां एक साथ 12 रामार्चा रावतपुरा धाम के महंत रविशंकर महाराज के सानिध्य में विधि विधान से पूजन हुआ है। 9 अप्रैल को यह कार्यक्रम शुरू हुआ है और 17 अप्रैल तक चलेगा। तो आपके शहर आपके रिपोर्टर में आपके रिपोर्टरों ने तमाम खबरें आपको बताई, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।